So today we are going to start with your third subject, which is web technologies. ठीक है? So हमने सी प्रोग्रामिंग करा, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईटी देखा आपने, और उसके बाद आपका जो तीसरा सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, वो है वेब टेक्नोलॉजी। इसमें आप बहुत कुछ सीखोगे विच इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ वेब पेजेस। सो हमारे पास ये वेब प्रोग्रामिंग जो है 2 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है। आपके पास सेमेस्टर 1 में आप सीखते हो कि बेसिकली वेबसाइट्स होती क्या है, ठीक है, कैसे हम HTML की हेल्प से उसको बेसिक डिजाइन करते हैं, CSS से उसको और ब्यूटीफाई करते हैं, हाउ डू यू ऐड कोडिंग विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, XML का क्या रोल होता है, बूटस्ट्रैप क्या होता है, उससे कैसे हम ज्यादा अच्छे दिखने वाले वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एंड हाउ डू यू होस्ट अ वेबसाइट। दिस इज ऑल यू लर्न इन सेमेस्टर 1। सो ये सारा जो काम आता है ये आता है क्लाइंट साइड पे। क्लाइंट साइड पे मतलब जब हम वेबसाइट्स की बात करते हैं तो वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आना चाहिए यहाँ पे कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है। सो आपकी सारी वेबसाइट्स क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बेस्ड होती है, क्योंकि जिस जगह पर आपकी वेबसाइट स्टोर्ड होती है उसे हम वेब सर्वर कहते हैं, है ना। तो जहां पर सारी वेबसाइट स्टोर्ड है वो वेब सर्वर है, जिस कंप्यूटर पे वेबसाइट खोल के देखी जा रही है वो क्लाइंट है। तो जहां पर हम ओपन कर रहे हैं वो जगह क्लाइंट है। सो जो कोड यूजर की मशीन पे एग्जीक्यूट होगा, है ना, सो whatever code you have and it is to be executed on the user machine, सो उसे हम क्लाइंट साइड कहते हैं। तो HTML आप लिखो, CSS लिखो, जावास्क्रिप्ट लिखो, बूटस्ट्रैप लिखो, XML लिखो, ये सब आपका ब्राउजर के सपोर्ट से क्लाइंट साइड पे ही वर्क करता है, एंड इसलिए इसको हम क्लाइंट साइड कहते हैं। सेमेस्टर 2 में हम सीखेंगे कि कैसे हम PHP की हेल्प से सर्वर साइड कोडिंग करते हैं। मतलब हम वो कोड लिखेंगे जो वेब सर्वर पे एग्जीक्यूट होगा ताकि क्लाइंट को रिजल्ट दिखाया जा सके, और एक पूरी वेबसाइट के लिए ये दोनों चीजें होनी बहुत जरूरी है। वेबसाइट्स देखो आज की डेट में बहुत सारे तरीके से बनती है। आजकल तो हमारे पास AI टूल्स भी आ गए हैं जो आपको वेबसाइट क्रिएट करके भी दे देते हैं। बट अगेन आपको उसमें अगर अपने हिसाब से मॉडरेशंस करने हैं, चेंजेस करने हैं, तो आपको बेस आना तो चाहिए, आपको पता तो होना चाहिए कि टूल्स क्या है, कैसे बना है, ताकि आप कोड खुद को मॉडिफाई कर सको, ठीक है। तो ये आपका सर्वर साइड जो है वो PHP ये सेकेंड सेमेस्टर में आएगा, ये फर्स्ट सेमेस्टर में है। सो ये सबकी नॉलेज होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि अगर आप किसी टूल से भी क्रिएट कर रहे हो तो भी पावर आपके हाथ में, आप अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर सकते हो। इसके अलावा जो वेबसाइट्स में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो है रिएक्ट। सुना है किसी ने? रिएक्ट, नोड JS, ठीक है। इसको हम फुल स्टैक डेवलपमेंट में काफी हद तक इसे यूज करते हैं। फुल स्टैक डेवलपमेंट का बेसिक मतलब ये होता है कि यू आर डेवलपिंग एवरीथिंग ऑफ योर ओन, ठीक है। सो एनालिसिस से लेकर डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, हम सब कुछ जब करते हैं तो उसको फुल स्टैक डेवलपमेंट कहते हैं। पर यहाँ पर जो आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, यू नॉट डूइंग इट विद रिएक्ट और नोड JS, यू आर डूइंग इट विद दीज टूल्स प्लस PHP दैट वी विल बी डूइंग इन सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है। सो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं जो यूज हो सकते हैं साइट्स बनाने के लिए। आप BCA में ये वाला सीखोगे। तो BCA में आप रिएक्ट, नोड JS नहीं सीखते हो, एक्स्ट्रा स्किल है, आप ऑब्वियसली बाद में सीख सकते हो। आपको ट्रेनिंग्स भी आएंगी, 6 वीक्स की ट्रेनिंग आएंगी, तो आप तब भी सीख सकते हो, ठीक है। बट एज पर सिलेबस हम इस तरीके से वेबसाइट डेवलपमेंट करेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब, सेकेंड सेमेस्टर में ये सब, इसके बाद एक प्रॉपर वेबसाइट बना पाओगे। यस शुभम, एग्जैक्टली। फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, बैक एंड एंड डेटाबेस इज द सेम थिंग, बट या। सो हम शुरू करने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। बिफोर वी स्टार्ट विद बिल्कुल बेसिक, लेट्स हैव अ लुक एट योर सिलेबस आल्सो। सो इफ वी गो टू दिस, यहाँ पर आपका वेब टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो पेपर कोड इज BCA 107, पेपर इज वेब टेक्नोलॉजी। 60 मार्क्स का आपका थ्योरी एग्जाम होगा, 40 मार्क्स आपकी इंटरनल जो है वो इवेल्युएशन होगी, मतलब आपके जो सेशनल्स वगैरह है उसके मार्क्स एंड ऑल सब लगेंगे, उसके हिसाब से आपके 40 मार्क्स जाएंगे। सिलेबस पे आते हैं तो हर सब्जेक्ट की जगह यहाँ पे भी 4 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 में आपके पास क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब की बेसिक टर्म्स, ठीक है। ये हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, बट अगेन इंट्रोडक्शन, वेब पेज, होम पेज, वेबसाइट, स्टैटिक एंड डायनामिक वेबसाइट,
client server computing concept, web client, web server, web browser, client side and server side scripting languages. So ये तो all theory concepts है, इसकी सारी definitions notes में है. I'll give you the definitions, you just have to go through it. हम अभी discuss भी करेंगे and इनके examples. And then second thing comes is HTML. That's the main thing. HTML overview. इसमें हम देखेंगे introduction to HTML, HTML document structure tag, HTML comments, text कैसे format होता है, आप कैसे स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड करते हो, एंकर टैग, इमेज, साउंड, लिस्ट, टेबल्स, फ्रेम्स, फ्लोटिंग फ्रेम्स, एवरीथिंग. सो बेसिकली पूरा एचटीएमएल यहाँ पर आ जाएगा. यूनिट 2 में जाकर हम स्टार्ट करेंगे कैस्केडिंग स्टाइल शीट से एंड देन वील बी यूजिंग बूटस्ट्रैप. यूनिट 3 आपकी जावास्क्रिप्ट आ जाएगी. जब तक हम जावास्क्रिप्ट पे पहुंचेंगे तब तक आपको सी लैंग्वेज में थोड़ी कोडिंग आ जाएगी, तो आप जावास्क्रिप्ट की कोडिंग को समझ पाओगे. ठीक है, सो लेट्स हैव दिस थिंग फर्स्ट. आज हम करेंगे ये कुछ कुछ जो डेफिनेशंस है यहाँ पर, वील जस्ट गो थ्रू दीज. Along with that, I'll show you how to make a very basic page in HTML. वैसे तो हमारे पास सीबीएसई में 10th क्लास में सब्जेक्ट होता है CS कंप्यूटर साइंस, उसमें भी HTML सिखाया जाता है. Has any of you done that before? किसी ने कभी HTML किया है पहले? So the first term over there was web page. ठीक है, so web page क्या होता है? इंटरनेट के ऊपर कोई भी पेज हो जिसपे आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिख रही है ना, या आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, दैट इज ऑल वेब पेज. सो इट इज एनी पेज on internet which could have images, text, form, hyperlinks, etc. as a part of a website. That is called web page. श्योर बेटा, ये सिलेबस में भेज देती हूँ. नेहा, रिकॉर्डेड क्लास जब आप कंटेंट पे जाओगे आपको एक कंटेंट नाम का फोल्डर मिलेगा. सो गो टू द कंटेंट फोल्डर. उसके अंदर पहली ऑप्शन ही होगी लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स. उसके अंदर आपको सारी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी. 3 दिन क्लास रहेगी, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे. आपकी वीक में 3 डेज क्लास होगी, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे. ठीक है जी. सो वेब पेज आपको क्लियर हो गया. ट्यूसडे को हम सी करेंगे, वेंसडे को हम सी और FCIT दोनों करते हैं, एंड थर्सडे को हम वेब करेंगे. अब वेब पेज तो हो गया जहां पे कुछ भी आप इमेजेस, टेक्स्ट, फॉर्म, हाइपरलिंक वगैरह शो करते हो. एंड होम पेज क्या होता है? जहां से आपकी वेबसाइट स्टार्ट होती है. सो द पेज फ्रॉम वेयर द वेबसाइट स्टार्ट्स, दैट इज कॉल्ड होम पेज. तो किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज है उसे होम पेज कहा जाता है. जब हम साइट का डोमेन नेम लिखते हैं तो जो पेज खुल के आता है उसको क्या कहते हैं? होम पेज. सो दैट इज द फर्स्ट पेज of the website that appears when we enter the URL of the website. तो जब आप एड्रेस बार में साइट का URL लिखते हो तो जो पहला पेज खुल के आता है वो आपका होम पेज होता है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? सो वेबसाइट क्या हो गई? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस related to a person, the company or institution, कुछ भी. So that is said to be a website. Uniform resource locator. Very good. Very good, Gantavya, Neha, Taru, Kashish. Very nice. तो ये तो आपकी बेसिक डेफिनेशंस हो गई. ठीक है, अब वेबसाइट्स में भी उन्होंने 2 वेबसाइट्स बोली, स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनामिक वेबसाइट.
सो स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक, देखो स्टैटिक का मतलब होता है कि जो चीज सेम रहे, है ना, जिसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते, उसे हम स्टैटिक कहते हैं। और जो चेंज होती है उसे हम डायनामिक कहते हैं। सो स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है? सो स्टैटिक वेबसाइट इज विच ओपन, जैसे आपने साइट को खोला, क्लाइंट साइट पे ओपन हो गए, उसके बाद उसमें जो कंटेंट शो हो रहा है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं होती, वो सेम रहती है, ठीक है, उसे स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं। सो अ वेबसाइट यूज टू शो फिक्स्ड data, it does not change as per users action और टाइम, किसी भी रीजन की वजह से वैसे चेंज नहीं होता जब तक सर्वर से उसको मॉडिफाई ना किया जाए। डायनामिक वेबसाइट, आजकल मोस्टली वेबसाइट्स डायनामिक होती हैं, जैसे आप वेदर फोरकास्ट देख लो, आप किसी भी मैच का स्कोर देख लो, आपके पास फॉर्म है, फिल करते हो, आपके यूजर आईडी के अकॉर्डिंगली पेजेस चेंज होते हैं, है ना, जैसे अब ये चैट विंडो ही है, जैसे जैसे आप लिख रहे हो चैट विंडो अपडेट हो रही है, सो इट्स डायनामिक, ये चेंज होता जा रहा है। सो जहां पर यूजर इंटरेक्शन है, जहां पर चेंजेस हो रहे हैं, वो डायनामिक वेबसाइट होती है, ठीक है। सो स्टैटिक वेबसाइट यूज टू शो fixed data, it does not change as per users action or time. Dynamic website, it is once downloaded from server and is modified based on user interaction or changes in data. So जो डेटा वो शो कर रही है, अगर उसमें बैकएंड में भी चेंजेस हो रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। सो जो अपडेट होती है उसे डायनामिक वेबसाइट कहते हैं, और जो नहीं होती वो स्टैटिक वेबसाइट होती है, ठीक है। वेबसाइट कोई भी हो, वेबसाइट्स हमेशा काम करती हैं किस पे? क्लाइंट सर्वर मॉडल पे। सो जिस मशीन पे वेबसाइट देखी जा रही है उसको हम क्लाइंट कहते हैं, जिस मशीन पे आपकी वेबसाइट स्टोर्ड है उसको हम सर्वर कहते हैं। सो वेयर वी आर व्यूइंग द वेबसाइट वो क्लाइंट है, यहाँ पर स्टोर्ड है, सो यहाँ पर हम स्टोर्ड है, यहाँ पर व्यू की जा रही है, यहां से क्या जाता है? रिक्वेस्ट। सो क्लाइंट सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर, और सर्वर बदले में क्या देता है? रिप्लाई। सो जब हम एक यूआरएल टाइप करते हैं तो वो पहले जाता है डीएनएस के पास। डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। डोमेन नेम सर्वर उसका क्या जनरेट करता है? आईपी एड्रेस। उस आईपी एड्रेस के थ्रू हमें सर्वर की लोकेशन पता चलती है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? यू एंटर दी यूआरएल। सो जब हमने यूआरएल एंटर किया, सो इट गोज टू डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर के पास बहुत बड़ा डेटाबेस है जिसके अंदर वो उस यूआरएल के करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस निकालता है। सो इट प्रोवाइड्स द आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस यूनिक होता है, ठीक है, सो आईपी एड्रेस देगा। सो आईपी एड्रेस आइडेंटिफाइज द वेब सर्वर जहां पर आपकी साइट पड़ी है, एंड लोकेशन ऑफ वेबसाइट, देन द साइट इज रिटर्न बैक टू द क्लाइंट। फिर जाके वो साइट क्लाइंट मशीन पे दिखती है। द साइट इज रिटर्न टू द क्लाइंट। सो ये सारा काम विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड हो जाता है। आप यूआरएल लिखते हो, साथ के साथ आपका पेज ओपन होके आ जाता है। सो दिस ऑल हैपेंस विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ आर वेबसाइट्स आर ओपन, ठीक है। सो ये बिल्कुल ही बेसिक हो गया आपके पास, साइट क्या होती है, कैसे हमारा ओपन होता है। यस नेहा। जरूर। देखो क्लाइंट और सर्वर क्या है, ठीक है, जब आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो,
ठीक है, किसी से ऑब्वियसली मतलब कि हम क्लाइंट है, लाइक जैसे मैंने यहाँ पर साइट खोली कोई भी, तो मैं क्या हूँ, क्लाइंट हूँ। ठीक है, जिस जगह पर आपकी साइट स्टोर्ड है, क्योंकि ऑब्वियसली ये साइट हमारे अपने पास अपने कंप्यूटर पे तो स्टोर्ड नहीं है। आपने सुना होगा वी हैव AWS, दैट इज Amazon वेब सर्विसेज। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जहां पर आप अपने सिस्टम को, मतलब अपनी जो आपने साइट बनाई है उसको आप स्टोर करते हो। वी हैव टू बाय स्पेस। हमने बहुत सारी साइट्स के नाम सुने हैं, जैसे GoDaddy हो गया, होस्टिंगर हो गया, ऐसी और बहुत सारी साइट्स हैं जो आपको डोमेन नेम परचेज करने में हेल्प करती हैं। तो जब हम एक साइट बनाते हैं, हमें उसका एक डोमेन नेम चाहिए होता है, लाइक वी हैव www.alcoders.in। सो आपको ये डोमेन नेम भी परचेज करना पड़ता है, एज वेल एज आपको स्पेस भी परचेज करना पड़ता है। सो ये आप परचेज करते हो, वहां पर हम साइट को अपलोड करते हैं, उसके बाद जाकर वो साइट पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी देखी जा सकती है जहां पर इंटरनेट है। तो जहां पर आपका साइट स्टोर हो रही है, जहां पे उसका कोड, उसके इमेजेस, उसके रिसोर्सेज स्टोर हो रहे हैं, वो जगह होती है वेब सर्वर। सो जहां पर स्टोर हो रहा है उसको हम वेब सर्वर कहते हैं। जिस जगह पर आप उस वेबसाइट को ओपन करके देख रहे हो, वो आपका क्लाइंट होता है। ठीक है, सो जहां पे हम स्टोर कर रहे हैं वो वेब सर्वर हो गया, जहां पर साइट ओपन करके देखी जा रही है वो वेब क्लाइंट होता है। यहां से हम क्या भेजेंगे, सिर्फ ये वाला एड्रेस हम इतना ही लिखेंगे, दिस इज योर डोमेन नेम। आपने ये लिखा URL, ये जाएगा डोमेन नेम सिस्टम के पास, वहां से जनरेट होगा आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस कुछ इस तरह से दिखता है, आई होप यू रिमेम्बर। ठीक है, ये IPv4 का फॉर्मेट है जिसमें 4 बाइट्स का आईपी एड्रेस होता है, उसके आपका वेब सर्वर आइडेंटिफाई होगा, वहां से हमारी साइट लोड होगी और वो क्लाइंट पे आ जाएगी। अब अगर वो साइट एक बार लोड होने के बाद दोबारा चेंज नहीं होती है, सेम कंटेंट को ही डिस्प्ले करती है, तो वो स्टैटिक वेबसाइट है। और अगर आपका कंटेंट मॉडिफाई होता है, तो वो आपकी डायनामिक वेबसाइट है। इज दैट क्लियर? ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। देन कम्स वेब ब्राउजर। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज अ वेब ब्राउजर? अभी मैं कौन सा वेब ब्राउजर यूज कर रही हूँ यहाँ पे? दिस वन, ब्लू वन इज एज। दिस सिंबल इज फॉर फायरफॉक्स। देन एक रेड कलर का ओ होता है, दैट्स फॉर ओपेरा, है ना? वी हैव क्रोम ऑल्सो, वी हैव सफारी, वी हैव मेनी मेनी वेब ब्राउजर। सो वेब ब्राउजर बेसिकली क्या हुआ, हाउ डू यू डिफाइन अ वेब ब्राउजर? सो अ वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर which is used to open websites. ठीक है, so web browser is that software which helps you to open web pages. It's an application program to be specific अगर हम बोले। So if you have to define web browser, so it is an application program used to open websites on your device. ठीक है, example Edge, Opera, Firefox, Chrome, Brave, Safari, etc. तो ये सब क्या है, वेब ब्राउजर्स। ठीक है, वेब ब्राउजर्स के बाद नेक्स्ट चीज जो आपके सिलेबस में लिखे, देखो ये सारी छोटी छोटी टर्म्स है, तो इनकी नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आपको 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है जो कंपल्सरी होता है, उसमें 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बिकॉज दैट्स फॉर 20 मार्क्स। ठीक है, so there they can ask you in 2 marks what is the difference between static and dynamic websites, what is the difference between client side scripting and server side scripting, ठीक है, या what is a web browser, so it could be asked over there। so ये छोटी छोटी टर्म्स है लेकिन वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जहां तक बात आती है स्क्रिप्टिंग की, तो स्क्रिप्टिंग क्या होती है? देखो, HTML जो हम आज शुरू करेंगे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेम्बर कि HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग language. Is it a programming language? No, it is a markup language. उसकी फुल फॉर्म ही यही है, हाइपर टेक्स्ट
मार्कअप लैंग्वेज, इट्स अ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। यहाँ पर हम ये नहीं बताते कैसे करना है, भी हम सिर्फ ये बताते हैं क्या करना है। ठीक है, so where we don't tell how to do it, we just tell what to do is not a programming language. So it's a markup language. इसमें कोई कंपाइलर कोई इंटरप्रेटर यूज नहीं होता है, रादर जो हमारा ब्राउजर होता है उसके अंदर मैपिंग होती है कि भाई ये टैग लिखा है तो ऐसे दिखाना है, ये टैग लिखा है तो ऐसे दिखाना है। ठीक है, सो ये मैप करता है, ट्रांसलेट नहीं करता। सो स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या होता है? देखो, एक होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको याद होगा तो एक कोई कंपनी थी यूज टू टीच ऑनलाइन कोडिंग, उनका एक बहुत वायरल वीडियो गया था कि उनके एजुकेटर से पूछा गया कि जावा और जावा स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस होता है, बट देयर वाज नो क्लियर आंसर। ठीक है, वो बातों को गोलमोल करते रहे, बट ठीक है, व्हाटएवर इट वाज, जावा और जावा स्क्रिप्ट दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, सिंटेक्स काफी हद तक सिमिलर है, बट देयर फंक्शनिंग इज लॉट डिफरेंट। सो स्क्रिप्टिंग का क्या मतलब हो जाता है? देखो, जावा अपने आप में एक फुल फ्लेश्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको कोई बेस नहीं चाहिए काम करने के लिए। सो जावा कैन वर्क इंडिपेंडेंटली। स्क्रिप्टिंग किसी भी भाषा में आप करो, स्क्रिप्टिंग इज नॉट इंडिपेंडेंट। स्क्रिप्टिंग को हमेशा एक बेस चाहिए होता है काम करने के लिए। ठीक है, अब अगर मैं जावा स्क्रिप्ट यूज कर रही हूँ तो जावा स्क्रिप्ट अकेले कुछ नहीं है। जावास्क्रिप्ट या तो फ्लैश में चलेगी, ठीक है, या HTML के अंदर चलेगी, या किसी और टूल के साथ चलेगी। इट हैज टू वर्क ऑन सम बेस, सो इट इज यूज्ड फॉर स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्ट क्या होता है? कमांड्स देना ना कि अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। सो इट इज अ काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग, लेकिन ये एक फुल फ्लेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन सम टूल, इट हैज टू वर्क ऑन सम टूल, सो इसलिए उसको स्क्रिप्टिंग कहते हैं। वेबसाइट्स में स्क्रिप्टिंग दो तरह काम करती है, दो जगह पर काम करती है। एक होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और एक होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। इसमें क्या मतलब क्या है इसका, कि जो कोड, ठीक है, जो आपका स्क्रिप्टिंग का कोड है, अगर वो उस कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट हो रहा है जहां पर साइट ओपन हुई है, ठीक है, तो वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है। और अगर आपका कोड उस कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट हो रहा है जहां पर साइट स्टोर्ड है वेब सर्वर पे, तो वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है। पता कैसे चलेगा? अब आप ये व्हाइट बोर्ड देख रहे हो, दिस माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड, ये कोई ऐप डाउनलोडेड नहीं है, मतलब ऑनलाइन है। सो दिस इज देयर बट इट विल नॉट वर्क इफ आई एम नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट। सो ये इंटरनेट के थ्रू काम कर रहा है। ठीक है, सो इट्स काइंड ऑफ अ क्लाइंट, आई एम अ क्लाइंट राइट नाउ। नाउ इफ आई हैव टू चेंज द कलर, मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पेंसिल पे क्लिक करना है और मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, सो आई कैन चेंज द कलर। मेरे को येलो नहीं चाहिए, मुझे रेड चाहिए, तो मैंने यहाँ पे जाकर कलर अपना चेंज कर लिया या ब्लू कर लिया। ठीक है, और फिर यहाँ पर लिखा कि कोड इज एग्जीक्यूटेड ऑन द कंप्यूटर वेयर द वेबसाइट इज बीइंग व्यूड। मैंने फिर से यहाँ पे क्लिक किया, आई चेंज द कलर अगेन and I write code is executed on the computer where website is stored। ठीक है, अलग हो गया दोनों चीजें। अब ये कलर चेंज करने के लिए आपको क्या लगता है कि ये वो व्हाइट बोर्ड की साइड पे जा रहा होगा चेंज करने के लिए कलर? डू वी नीड टू डू दैट? नहीं ना, कलर तो यहीं से चेंज हो सकता है, थिकनेस यहीं से चेंज हो सकती है। अगर मैं इस क्रॉस पे क्लिक कर रही हूँ तो ये बंद हो रहा है, इसके लिए सर्वर पे जाने की जरूरत तो नहीं है ना। इट टेक्स टाइम टू डू ऑल दैट, राइट? सो ये सबको करने के लिए टाइम लगता है कि वो सर्वर पे जाए और चेंजेस करे। सो ये चीज आपकी ऑनलाइन हो रही है, लेकिन ये कहाँ हो रही है? उसी कंप्यूटर पे जिस कंप्यूटर पे मैं इसको यूज कर रही हूँ। सो ये क्लाइंट साइड कोडिंग है। कोई वेबसाइट यूज करते हो उसके अंदर ऑप्शन आता है डार्क थीम और लाइट थीम, तो आप जब डार्क थीम या लाइट थीम में चेंज करते हो तो उसके कलर्स चेंज हो जाते हैं। फिर क्या उसके लिए उसको सर्वर पे जाने की जरूरत है? नहीं है। लेकिन अगर मेरे को यूजर नेम पासवर्ड चेक कराना है या मुझे अपना पासवर्ड चेंज करना है, तो क्या मुझे उसके लिए सर्वर पे जाने की जरूरत है? यस, क्योंकि मेरा पासवर्ड सर्वर पे डेटाबेस में स्टोर्ड है। तो पहले तो पासवर्ड चेंज करने से पहले आपसे वो पूछेगा कि भाई पुराना पासवर्ड बताओ।
तो वो पहले पुराने वाले को मैच करेगा, वो मैच करता है तभी आप जाकर नया चेंज कर सकते हो। और ये सब कुछ स्टोर्ड कहाँ पर है? ये सब कुछ सर्वर पे स्टोर्ड है डेटाबेस के अंदर। तो अगर बेसिक सी सीधी सीधी बात ये होती है कि डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो वो सर्वर साइड पे ही होगा। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का सबसे बड़ा जो टास्क होता है वो होता है डेटाबेस से रिलेटेड काम करना। तो बैकएंड से रिलेटेड जितना भी काम है वो हमेशा सर्वर साइड पे ही होता है। Whereas for the beautification of the site, for change in the color, for change in some text, या फिर मान लो आप एक साइट पे रजिस्टर कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। अब उसमें एक चेक आता है कि आपने अगर कोई बॉक्स खाली छोड़ दिया तो आपको मैसेज आता है कि पहले आप इसको फिल करो। तो वो मैसेज लाने के लिए कि वो बॉक्स खाली रह गया है, या आपने ईमेल आईडी का जो फॉर्मेट है वो ठीक से फॉलो नहीं किया, या आपके फोन नंबर में 10 डिजिट नहीं है, तो उसके लिए सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं है। उसका कोड हम क्लाइंट साइड पे ही एग्जीक्यूट करा सकते हैं, क्योंकि वो क्लाइंट पे ही चेक हो जाएगा। लेकिन अगर सारा डेटा है तो उसको जाकर हमें सर्वर पे जाके टेबल में स्टोर कराना है, और वो स्टोर कराने का काम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग से होता है। ठीक है, तो ये फर्क होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में। तो सेमेस्टर 1 में आप सीखोगे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, सेमेस्टर 2 में आप सीखोगे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। ठीक है, सो एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं हम यहाँ पर इसके। तो हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंट साइड क्या हो गया? फॉर्म वैलिडेशन, मतलब चेक करना कि फॉर्म ठीक से भरा है या नहीं। ठीक है, कलर स्कीम चेंज करना, सो दिस इज ऑल क्लाइंट साइड। और इसमें क्या हो गया? डेटा बेस से रिलेटेड कोई भी काम हो जाए, सो डेटाबेस related tasks like adding a user, changing the password, anything like that. लैंग्वेजेस कौन कौन सी यूज हो सकती हैं? क्लाइंट साइड पे आप जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हो, विजुअल बेसिक वीबी स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो। ऑल दो सबसे ज्यादा यूज होने वाली क्लाइंट साइड लैंग्वेज सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही है। ठीक है, सर्वर साइड में हमारे पास पहले बहुत तगड़ा कंपटीशन था जावास्क्रिप्ट और पीएचपी का। एक टाइम था जब एएसपी भी बहुत ज्यादा यूज होती थी। एएसपी की फुल फॉर्म होती है एक्टिव सर्वर पेजेस। ठीक है, पीएचपी की फुल फॉर्म थोड़ी अजीब है, इट्स हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पीएचपी बनता नहीं है कहीं से वो, बट इसकी फुल फॉर्म वैसे ही है। ठीक है, सो ये आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है। जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड एट बोथ द प्लेसेस, इट कैन बी यूज्ड एज क्लाइंट साइड एज वेल एज सर्वर साइड। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो पीएचपी इज, पी से शुरू ही नहीं होता, इट इज हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो इसका नाम तो एचपीपी होना चाहिए था पर पीएचपी है। एंड एएसपी इज एक्टिव सर्वर पेजेस। ऐसे ही जेएसपी भी एक चीज होती है जिसे कहते हैं जावा सर्वर पेजेस। बट दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ योर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, सो ये आपका यूनिट 1 में जो थ्योरी थ्योरी वाला पार्ट है वो हो गया सर। किसी को डाउट है यहाँ तक कुछ भी? एनी डाउट? हाँ जी। ओके, सो नाउ कम्स योर एक्चुअल कोड HTML। अब हम एक बहुत बेसिक पेज बनाएंगे HTML में। फुल फॉर्म ऑफ HTML इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नहीं, कल क्लास नहीं होगी बेटा, क्लास आपकी हफ्ते में 3 दिन है। संडे को टेस्ट होगा। टेस्ट में मैं प्रेजेंट नहीं होंगी, लेकिन आप अपना कोर्स पेज खोलोगे आपको उसमें टेस्ट दिख जाएगा, या मैं व्हाट्सएप पे शेयर भी कर दूंगी टेस्ट का लिंक। तो वो टेस्ट आपको करना है। अभी पहला ही टेस्ट है तो इट विल बी हैविंग एमसीक्यूज ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट्स मिक्स्ड। 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जितना हमने तीनों सब्जेक्ट्स का थोड़ा थोड़ा पढ़ा है सब में से। ठीक है,
सो इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या होगा? एक आपको सॉफ्टवेयर में क्या चाहिए? नेहा, जो ग्रुप है उसमें मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया हुआ है। नहीं तो आप मेरे को एक बार मैसेज करना, मैं आपको लिंक दोबारा से भेज दूंगी। सो सॉफ्टवेयर में आपको चाहिए टेक्स्ट एडिटर, जिसमें आप नॉर्मल टेक्स्ट लिख सको। इट कुड बी नोटपैड, इट कुड बी एनीथिंग लाइक दैट। सो सॉफ्टवेयर इज टेक्स्ट एडिटर विच वी नीड। हार्डवेयर तो जो है आपके कंप्यूटर का वही चाहिए, आपको अलग से कुछ नहीं चाहिए। तो सॉफ्टवेयर में एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए, एक आपको वेब ब्राउजर चाहिए। सो टेक्स्ट एडिटर में हम कोड लिखेंगे, वेब ब्राउजर में हम देखेंगे। टेक्स्ट एडिटर कैन बी एज सिंपल एज नोटपैड। नोटपैड यूज करो, एटम यूज करो, विजुअल स्टूडियो यूज करो, सबलाइन यूज करो, कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर चलेगा। यू कैन यूज एनी ऑफ दीज। वेब ब्राउजर भी कोई सा भी चलेगा। ठीक है। अब हम इसमें काम कैसे करेंगे? सो एनी ऑफ द वेब ब्राउजर यू कैन यूज। सो HTML के अंदर क्या होते हैं? टैग्स। तो इसकी जो कमांड्स होती है उनको हम टैग्स कहते हैं। इसे आप लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में लिखते हो। So these are called angular brackets. So you have to put it in less than and greater than sign. So like this. ठीक है। HTML केस सेंसिटिव नहीं है। HTML is not case sensitive। तो मैं कैपिटल में लिखूं, मैं स्मॉल में लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, उसमें जहां स्मॉल है वहां स्मॉल ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मर्जी लिखो। ठीक है। तो यहाँ पर हर कमांड का एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है। जब आप उसको ओपन करते हो तो आप लेस देन ग्रेटर देन के बीच में HTML लिख रहे हो। सो लेस देन HTML ग्रेटर देन, वो आपका ओपनिंग टैग हो गया। क्लोजिंग में आप लिखोगे लेस देन स्लैश HTML ग्रेटर देन। ठीक है। सो लेस देन स्लैश HTML ग्रेटर देन विल पुट योर क्लोजिंग टैग। सो जिन टैग्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होता है उन्हें हम कंटेनर टैग कहते हैं। कुछ टैग्स आप करोगे जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता। ठीक है। सो देयर विल बी सम टैग्स जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता और उनको हम एम्प्टी टैग्स कहते हैं। तो जिन टैग्स का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों होता है उसे हम कंटेनर टैग कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टैग्स आर कंटेनर टैग्स, लेकिन कुछ टैग्स होते हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, उन्हें एम्प्टी टैग कहते हैं। सो कंटेनर टैग्स आर दोज tags which have both opening and closing tags. Very good, Dipanshu. And then we have empty tags which don't have closing tag. Like BR is for break. न्यू लाइन पे जाने के लिए, जैसे C में \n था वैसे यहाँ BR है। IMG is to show images, इसका भी closing tag नहीं होता है। ठीक है। ओके, सो आगे और भी आप करोगे, बट दिस इज द बेसिक। अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? ऐसे कौन से टैग्स हैं जो हम लिखते ही लिखते हैं स्टार्टिंग में? ठीक है। आप डॉक टाइप देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद HTML। HTML का जो पूरा पेज है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, हेड एंड बॉडी। सो आई विल स्टार्ट हेड, आई विल क्लोज हेड, उसके बाद वी विल स्टार्ट बॉडी एंड वी क्लोज बॉडी, एंड एंड में जाकर HTML बंद होगा। सो यहाँ पर टैग्स की नेस्टिंग होती है। नेस्टिंग मतलब देखो, सबसे पहले HTML स्टार्ट हुआ था, सबसे एंड में वो बंद होगा। उसके बीच में हेड स्टार्ट हुआ, फिर हेड बंद होगा, फिर बॉडी स्टार्ट हुआ, बॉडी बंद होगा। हेड के बीच में बहुत सारे टैग्स आते हैं मेटा डेटा के लिए, बट एक बेसिक टैग जो हम लिखते हैं वो है टाइटल टैग। सो टाइटल टैग कहाँ पर आता है? ऑन द टाइटल बार। जैसे ये लिखा ना, माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड, दिस इज द टाइटल बार, द फर्स्ट लाइन ऑफ द विंडो। सो टाइटल बार पे जो आपको दिखाना है वो आप टाइटल टैग के अंदर लिखेंगे। तो आपने लिखा टाइटल, और यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं, और फिर आपको टाइटल टैग को क्लोज करना है। सिमिलर वे यहाँ बॉडी टैग में आप जो भी चाहो लिख सकते हो, वो वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होगा। जब हम बाय डिफॉल्ट इसको सेव करेंगे और रन करेंगे तो आप देखोगे कि जो आपका बैकग्राउंड है वो व्हाइट आएगा और जो टेक्स्ट है वो ब्लैक कलर में आएगा, पर आप इसको चेंज कर सकते हो।
सो उसके लिए जो चीज यूज होती है उसे कहा जाता है एट्रीब्यूट। तो एक तो इसमें जो कमांड है वो हो गई टैग। टैग टेल्स what to do. Then second thing is we can have attributes. Attributes are given with the opening tag to specify a behavior of the tag. For example, body tag है, उसको पता है कि पेज की बॉडी दिखानी है। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो बीजी कलर इज इक्वल टू सियान। सो बॉडी स्पेस बीजी कलर में कोई स्पेस नहीं है, BGCOLOR, यू भी नहीं है। सो BGCOLOR, बीजी कलर इज इक्वल टू cyan. देन टेक्स्ट इज इक्वल टू रेड। सो इससे क्या हो गया कि अब मेरे जो पेज है उसका बैकग्राउंड व्हाइट नहीं आएगा, सियान कलर आएगा, स्काई ब्लू कलर, एंड टेक्स्ट जो है वो रेड कलर में आएगा। सो इन्हें कहते हैं एट्रीब्यूट्स, और एट्रीब्यूट्स हमेशा ग्रेटर देन साइन से पहले आते हैं ओपनिंग टैग के अंदर। सो आई शो यू हाउ डज इट वर्क। तो मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल टेक्स्ट एडिटर यूज कर रही हूँ, जस्ट यूजिंग नोटपैड टू शो यू। सो माय नोटपैड will open, I'll write down the code and we will save it with the extension .htm। extension क्या होता है? जब आप फाइल को सेव करते हैं तो आप ध्यान से देखना भी मैं सेव कैसे करूंगी। मैंने लिखा HTML, then I write head, then I write title। आप चाहो तो पूरा का पूरा कोड सेम लाइन पे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइटल में मैंने लिख दिया my first page, and then I close the title tag, then I close the head tag, I start with the body tag, और मैंने यहाँ लिखा वेलकम, बॉडी टैग को बंद कर दिया, एंड HTML टैग को बंद कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू सेव दिस। सो मैंने इसको सेव करना है, ठीक है। सेव आप एक पर्टिकुलर फोल्डर में करो, सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपना एक फोल्डर बना लो पहले, और उसके अंदर आप अपनी चीजें क्रिएट करो। सो मैंने यहाँ से डी ड्राइव में गई, और यहाँ से हमने BCS M1 में गए। BCS M1 में हमारे पास कोई फोल्डर नहीं है, तो हम फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। हमने लिखा न्यू फोल्डर वेब। सो मैंने वेब नाम का फोल्डर क्रिएट कर लिया, और इस वेब नाम के फोल्डर के अंदर अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखा है, सेव एज टाइप। तो आप में से काफी बच्चे मुझे नेक्स्ट डे ये बोलेंगे कि मैम हमने .html तो लिखा था पीछे, फिर भी पेज नहीं आ रहा। क्योंकि अगर यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड रह गया तो आपके पेज का पूरा नाम बन जाएगा first.html.txt, और वो उसको ब्राउजर में ओपन नहीं करेगा, ठीक है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि यहाँ से ऑल फाइल्स हो, और यहाँ से जाकर हम इसका नाम दे सकते हैं first.html। नाम आपकी मर्जी, आप जो मर्जी दो, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज मत करना। जो पीछे डॉट के बाद लिखा है वो सिर्फ HTM भी हो सकता है, 3 लेटर्स की एक्सटेंशन ही रिकॉग्नाइज होती है वैसे तो। सो आप .htm लिखो या HTML लिखो, दोनों काम करेंगे। सो आई एम गोइंग टू सेव दिस। इतना सा पेज मेरा सेव हो गया। आई हैव टू ओपन इट इन अ ब्राउजर, सो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ से जाकर आप ओपन पे जा सकते हो, सो प्रेस कंट्रोल एंड O टुगेदर, या फिर आप अपने फोल्डर में जाके वहां से भी ओपन कर सकते हो। अपने फोल्डर में जाके कैसे ओपन करोगे, जैसे ये आ रहा है। अब इसके अंदर आपको कहाँ जाना है, डी ड्राइव में। सो डी ड्राइव में BCS M1 इज दिस, इसके अंदर है वेब। हम वेब पे गए, ये आप देख रहे हो इस पे बाय डिफॉल्ट ओपरा का आइकन आ रहा है, मतलब अगर मैं इस पे डबल क्लिक करूंगी तो ये ओपरा में ओपन होगा। आप उसमें नहीं ओपन करना चाहते हो तो आप ओपन विद भी चूज कर सकते हो, अदरवाइज आप उसमें भी ओपन कर सकते हो। सो दैट्स अप टू यू। So let it open in that only. So it opens and you can see it's written here welcome, और यहाँ पे देख रहे हो ये रहा इसका टाइटल, माय फर्स्ट पेज। मैंने टाइटल में ये लिखा था ना, तो ये यहाँ ऊपर आता है, टाइटल कम्स हेयर, और जो बॉडी के अंदर लिखा है वो यहाँ आएगा, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है वो आपका ब्लैक, जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट है, टेक्स्ट जो है वो ब्लैक है। आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ लिखोगे बीजी कलर is equal to whatever color you want to give,
टेक्स्ट इज इक्वल टू, अगेन सेव कीजिए, सेव हर बार करना है आपको, ठीक है। सेव करके रिफ्रेश करोगे यहाँ से एंड यू कैन सी बैकग्राउंड चेंज हो गया और आपका टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया, बट बहुत छोटा आ रहा है ना, दिख ही नहीं रहा, मजा ही नहीं आ रहा। तो आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हो, हर चीज के लिए टैग है, जो काम करना है हर चीज के लिए टैग है, ठीक है। हमारे पास साइज इंक्रीज करने के दो तरीके हैं, एक तो होते हैं हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स में आप यहाँ पर लिख सकते हो H1, H1 मतलब नंबर 1 लेवल की हेडिंग। सो वेलकम मुझे हेडिंग 1 में देना है, तो मैंने इससे पहले H1 शुरू किया और उसके बाद H1 को बंद कर दिया, ठीक है। अब अगर आप रिफ्रेश करते हो इट कम्स लाइक दिस, तो ये सबसे बड़े साइज की हेडिंग है। H2 इससे छोटी होगी, H3 उससे भी छोटी होगी, H4 उससे भी छोटी होगी। सो अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ H3, थैंक्स फॉर thanks for visiting and we have to close H3, ठीक है। और यहाँ पे जाके आप रिफ्रेश कर दो। सो ये H3 साइज है, H4 इससे भी छोटा होगा, H5 इससे भी छोटा होगा, H6 इज द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ हेडिंग के पास, ठीक है। आपको यहाँ पर अब ये दे दिया आपने, बहुत सारे टैग्स हैं जो आप इसमें सीखोगे धीरे 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 धीरे, जिसमें आप इन्हें यूज करोगे, ठीक है। आप यहाँ पर चाहते हो कि इसके बीच में एक और चीज आ जाए, एक टैग होता है मार्की। मार्की का मतलब होता है कि यू हैव टू स्क्रॉल समथिंग, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया कोडर्स and we close H1 and then I close marquee and so देखो ऐसे आ रहा है, ठीक है। आप चाहते हो कि जितनी जगह पर वो स्क्रॉल कर रहा है उसका कलर चेंज हो जाए, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो आपको मार्की के ओपनिंग टैग में जाना पड़ेगा और यहाँ पे जाके लिखना पड़ेगा bg color is equal to whatever color you want in the background and then save it, refresh it। so ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। अभी आप देखोगे तो ये स्क्रॉल करते हुए दूसरी साइड से निकल जाएगा, पर आप चाहते हो कि वो दूसरी साइड से ना निकले, वो पेज से इधर उधर मूव करता रहे, तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। उसके लिए हमें इसका बिहेवियर चेंज करना पड़ता है। तो वी हैव नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स विद दिस टैग। सो ये आपको एग्जाम में कभी नहीं आता, कभी आया भी नहीं है, बट ये वैसे आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, यू कैन यूज इट फॉर जस्ट टू डेकोरेट योर पेजेस। सो बिहेवियर इज इक्वल टू, अभी जो बिहेवियर है वो स्क्रॉल है, मैंने इसका बिहेवियर चेंज करके क्या कर दिया, ऑल्टरनेट। सो तीन ऑप्शंस होती हैं इसके बिहेवियर की। एक होती है स्क्रॉल, जो बाय डिफॉल्ट है कि एक साइड से निकलेगा दूसरी साइड से पास हो जाएगा, फिर दोबारा फर्स्ट साइड से ये वापस आएगा। अनदर इज ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब है इट विल जस्ट हिट द कॉर्नर्स एंड मूव इन बिटवीन द साइड्स। और एक होता है स्लाइड। स्लाइड में वो आएगा और आके रुक जाएगा, फिर मूव ही नहीं करेगा, सिर्फ एक ही बार स्क्रॉल होके आता है एंड इट स्टॉप्स ओवर देयर, इट डज नॉट मूव आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। आपको लग रहा है ये बहुत स्लो है, हम इसकी स्पीड भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक बार आप देखो कि वो टच होके कैसे आता है। सो स्पीड चेंज करने के लिए दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है स्क्रॉल अमाउंट, एक होता है स्क्रॉल डिले। स्क्रॉल अमाउंट मतलब एक बारी में कितना मूव करे। सो ऑब्वियसली अगर वो कम कम मूव कर रहा है तो धीरे लगेगा, अगर आप स्क्रॉल अमाउंट बढ़ा देते हो तो वो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। सो आई हैव टू increase the scroll amount if I want to make it faster। सो आपने लिखा स्क्रॉल अमाउंट
इज इक्वल टू 20, थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा, 12 कर देता हूँ, चलो लेट्स सी कैसे चलता है 12 पे। सो पहले से फास्ट हो गया, 20 करेंगे तो काफी फास्ट हो जाएगा। सो आप स्क्रॉल अमाउंट जितना बड़ा दोगे उतना फास्ट होगा, स्क्रॉल डिले जितना कम दोगे उतना फास्ट होगा, क्योंकि वो है कि कितनी देर बाद मूव करे। सो बेसिकली क्या है, ये एनिमेशन है ना, ये तो हो नहीं रहा कि ऐसे मूव कर रहा है। एनिमेशन कैसे होती है कि कोई चीज अभी यहाँ है, 1 सेकंड के बाद 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 जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि वो ऐसे मूव कर रहा है, राइट। सो वही चीज यहाँ पे हो रही है, अगर मैं स्क्रॉल डिले को कम कर दूंगी तो वो और फास्ट हो जाएगा, स्क्रॉल डिले को ज्यादा करोगे तो स्लो हो जाएगा, ठीक है। सो इससे हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, फाइन। ये तो बिल्कुल बेसिक टैग है, ऐसे बहुत सारे टैग होते हैं। आपको किसी चीज को बोल्ड करना है तो आप बी टैग यूज कर सकते हो। आप इसको इटैलिक में शो करना चाहते हो तो आपको यहाँ एल कोडर से पहले क्या लिखना पड़ेगा, आई टैग। आप चाहते हो इसके नीचे लाइन भी आ जाए तो आप यू लिख लो, अंडरलाइन हो जाएगा। वैसे एक चीज याद रखनी है एचटीएमएल में कि जो टैग सबसे बाद में खुला है वो बंद सबसे पहले होगा। जैसे इसमें यू पहले बंद होगा, फिर आई बंद होगा, और फिर आपका H1 बंद होगा, और फिर मार्क की बंद होगा। So you refresh this and you can see it's italic. Italic मतलब थोड़ा slant हो गया। हेडिंग बोल्ड तो पहले से ही होती है, सो ये आपका थोड़ा सा स्लैंट हो गया और इसके नीचे लाइन भी आ गई। सो बी टैग इज टू मेक बोल्ड, आई टैग इज टू मेक इटैलिक, यू टैग इज यूज टू मेक अंडरलाइन, ठीक है। मेरे को अब ये कलर भी ये नहीं चाहिए, आप दूसरा कलर चाहते हो, यहाँ पे एएल कोडर्स रेड कलर में ना लिखा है, ब्लू कलर में लिखा है, तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए एक और टैग है जिसका नाम है फॉन्ट। अब वो फॉन्ट टैग खुद से कुछ नहीं करता। इफ आई राइट फॉन्ट टैग लाइक दिस, मैंने फॉन्ट शुरू किया, फॉन्ट क्लोज किया, सिर्फ इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। इवन इफ आई सेव इट एंड आई रिफ्रेश इट, यू विल सी कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। फॉन्ट के साथ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो मैटर करते हैं, खाली फॉन्ट टैग खुद से कुछ नहीं करता। 3 एट्रीब्यूट्स हैं इसके साथ जो आप यूज कर सकते हो। एक तो ऑब्वियसली है कलर, जो मैं यहाँ चेंज कर रही हूँ। सो आई राइट कलर इज इक्वल टू ब्लू एंड आई रिफ्रेश इट, सो वी कैन सी। अच्छा, मैंने क्लोजिंग वाले में लिख दिया। You have to always give the attribute in the opening tag. अभी भी नहीं आया। Font color is equal to blue, ठीक है। ये कोडर्स फॉन्ट बंद हो गया, इट्स फाइन। ऐसे इसके साथ एक फेस होता है, एक साइज होता है, ठीक है। सो द कलर इज ब्लू, सेव नहीं हुआ होगा मे भी पहले, इसलिए चेंजेस नहीं हुए थे। सो एक होता है कलर, एक होता है फेस। फेस क्या होता है, जैसे टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कॉमिक सैंस, एमएस, है ना। तो आप उसमें से कोई सी भी चीज यूज कर सकते हो, दैट इज सेड टू बी फेस। एंड थर्ड चीज होती है साइज, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो साइज है H1 का ये आ रहा है, और यहाँ बिना हेडिंग यूज किए अगर आपको साइज चेंज करना है तो आप फॉन्ट टैग की हेल्प से कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो साइज आता है वो 3 होता है। मैक्सिमम साइज जो आप फॉन्ट टैग की हेल्प से दे सकते हो वो 7 होता है। and the minimum size you can give with the font tag is 1, ठीक है। so minimum is 1, by default is 3, maximum is 7, ये याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। so maximum font size is 7, minimum 1, by default जो size आएगा वो 3 होता है। so font tag के 3 attributes हैं जो हम यूज कर सकते हैं, color, face and size, ठीक है जी। so ये आपकी इतना ही बहुत है आज के लिए। तो आप पहले इसको अच्छे से देखोगे, फिर मैं आपको इसके आगे के और टैग्स कराऊंगी HTML में। यहाँ तक बताओ सब समझ आ गया? यहाँ तक समझ आ गया? ये कोड भी आप कॉपी कर सकते हो, सेंटेड है। अगर स्टार्टिंग में ये वाला नहीं लगाया, हाँ नहीं चलेगा। एरर नहीं आता है HTML में। HTML की एक खास चीज ये है कि इसमें एरर नहीं आता, लेकिन रिजल्ट भी नहीं आएगा फिर, ठीक है। सो इट विल नॉट शो यू एनी एरर, बट इट विल नॉट गिव यू एनी रिजल्ट ऑल्सो। तो वो कुछ अजीब सा रिजल्ट आ जाएगा
पर एज सच एरर नहीं दिखाता। बताओ और टैग कराऊं कि पहले इसकी प्रैक्टिस करोगे? आई थिंक यू शुड प्रैक्टिस फॉर दिस। कुछ भी बनाना अपनी मर्जी से, create anything of your choice and show me what you have created. That's the homework, Dipanshu. Maybe अपनी introduction बना सकते हो. So create a web page introducing yourself. ठीक है, like your name, your hobbies. So just create a very basic web page. ठीक है, एंड संडे को आई शेयर द लिंक ऑफ द टेस्ट। तो संडे को आप वो लोग टेस्ट करेंगे, और याद रखना वी हैव स्टूडेंट ऑफ द मंथ प्राइज हर महीने का। तो जो टॉप 3 पोजीशन में स्टूडेंट सबसे ज्यादा बार आया होगा उसको वो प्राइज मिलेगा। ठीक है, हाँ बहुत सारे हो गए। आराम आराम से प्रैक्टिस करना, और याद रखना सेव करते हुए आपको ऑल टाइप्स करना है, और फाइल की एक्सटेंशन डॉट एच टी एम एल देनी है। राइट।